तो पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है? संघ और उसका दूसरा, नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा क्या कह रहा है? राज्यों के मिलाना, क्षेत्र बढ़ाना, क्षेत्र घटाना, नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। तो ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। आज आर्टिकल 4 पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत? हाँ, जरूरत क्या है। अनुच्छेद 2 व 3 का संशोधन स्वतः अनुसूची 1 व अनुसूची 4 को संशोधित करेगा तथा यह संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 में अगर संशोधन करोगे तो क्या करोगे? अनुच्छेद 2 का मतलब क्या है? नए राज्यों की स्थापना करना है या नए राज्यों का प्रवेश करना है। कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में। यानी जो अभी तक भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं था वो कहां आ गया? तो राज्यों की संख्या बढ़ेगी। राज्यों की संख्या बढ़ेगी तो क्या अनुसूची 1 में परिवर्तन नहीं होगा? अनुसूची 1 में क्या लिखा है? राज्यों के नाम। आज तक मान लो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। कल मान लो कोई एक नया राज्य बनता है तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29। और यूनियन टेरिटरीज की संख्या। तो जो इस बड़े राज्य का नाम कहां लिखोगे? अनुसूची 1 में, यानी संशोधन होगा। इसी तरह से यानी 2000 से पहले अगर देखो तो यूपी का हिस्सा ही उत्तराखंड था कि नहीं था? यूपी में उत्तराखंड शामिल था। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी? ज्यादा होंगी। वर्तमान में यूपी की कितनी राज्यसभा सीटें? यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी यूपी से? 31। जब उत्तराखंड इसका यूपी का भाग था तब इसमें कुछ ज्यादा सीटें होगी। जब अलग कर दिया गया तो यूपी की सीटें कितनी कम कर दी गई? कम कर दी। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अगर मान लो आज वर्तमान की बात करें, यह है यूपी। यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी? यह है बिहार। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी? लगभग 20। सोचो अगर इनको मिला लिया जाए तो नए राज्यों का प्रवेश में नाम चेंज होगा। दूसरा, अब राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? तो अनुसूची 4 में भी संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 व 3 का संशोधन स्वतः अनुसूची 1 और 4 को संशोधित करेगा और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? यह संशोधन करने की आवश्यकता होगी। संशोधन कहां करोगे? संविधान में। संविधान में संशोधन के 3 तरीके। एक, सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा जिसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। दूसरा, विशेष बहुमत। और तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अनुच्छेद 4 कह रहा है कि जो संशोधन होगा 2 और 3 में उससे अनुसूची 1 और 4 भी संशोधित होगी। वो संशोधन इससे माना जाएगा, ना कि, क्योंकि ये दोनों चीजों का प्रोविजन कहां है? आर्टिकल
368। समझ में आ गई बात? पक्का? अनुच्छेद 2 में संशोधन कब होगा? जब हम किसी नए राज्य की स्थापना करेंगे या नए राज्यों का भारतीय परिसंघ में प्रवेश करेंगे तो संशोधन होगा। ये संशोधन होगा तो क्या अनुसूची 1 में संशोधन होगा? होगा। यदि हम अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? नए राज्यों को बढ़ाना, घटाना, सीमाओं में परिवर्तन, इससे क्या होगा? अनुच्छेद 3 तो संशोधित होगा ही होगा, इसके साथ साथ अनुसूची 1 और 4 भी संशोधित होगी। कुल मिला के अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि जो भी संशोधन हो रहा है वो 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, बल्कि सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने भाग 1 के तहत कितने पढ़ लिए आर्टिकल? 4। कौन कौन से? आर्टिकल 1 क्या है? पहला कह रहा है भारत और उसका नए राज्यों की स्थापना एवं नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। तीसरा आर्टिकल क्या कह रहा है? राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और फलाना ढिमाका जो भी कह रहा। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? कि इसमें और इसमें किया गया संशोधन अनुसूची 1 और 4 में हो जाएगा तथा ये समस्त संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, बल्कि सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा यह संशोधन होंगे। भारत और उसका राज्य क्षेत्र इन तीनों आर्टिकल में नहीं, दूसरे और तीसरे में। यही तो कह रहा है। हाँ बताओ। हाँ, सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा होगा। हाँ, जो भी दूसरे तीसरे में संशोधन होगा उससे कहीं ना कहीं पहली अनुसूची भी चेंज होगी और चौथी अनुसूची भी चेंज होगी। लिखा गया है, लिखा गया है, प्रक्रिया लिखी गई है कि सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा माना जाएगा, बल्कि 368 के तहत यह नहीं माना जाएगा। यानी समस्त संशोधन करने की जरूरत हमको कैसे पड़ेगी? सिर्फ सिंपल मेजोरिटी, लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट और काम खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताओ, पूछो पूछो। जो वर्तमान की है 1955 से लेकर अब तक की जो प्रक्रिया है वो, ये भी तो सामान्य ही है ना, ये प्रक्रिया भी सामान्य है। बस क्या चेंज किया था? हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से राय मांगी है, बाकी प्रक्रिया तो वही सामान्य विधेयक वाली ना, नहीं है? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, पास, खत्म। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब हेडिंग डालो राज्यों का पुनर्गठन, लिखा देंगे अभी, ये समझो पहले। नहीं नहीं, अब राज्यों का पुनर्गठन होगा। नागरिकता शुरू करने से पहले ये समझो पहले, ठीक है? देखो, भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ठीक, स्वतंत्रता के समय से ही, बल्कि स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले ही पूरे भारत में क्या चल रहा था? भाषाई राज्यों पर, भाषाई आधार पर राज्यों की बात हो रही थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन हो वो किस आधार पर हो? भाषा के आधार पर। चाहे तिलक साहब हो, चाहे कई कांग्रेसी हो, ये सब कह रहे थे कि जब भारत आजाद होगा तो नया भारत को हम कई सारे राज्यों में बांटेंगे, जो बांटने का आधार क्या होगा? भाषा के आधार पर। ये आजादी से पहले की मांग चली आ रही है। भारत आजाद हुआ कब? 47। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो वकालत है वो कौन कर रहा है? कांग्रेसी भी कर रहे हैं और तिलक भी कर रहे हैं। भारत आजाद हुआ कब? 1947 में। और 47 से ही दक्षिण भाषा भाषी राज्य, कौन से? दक्षिण भाषा भाषी राज्य कौन कौन से? जैसे बताओ, जैसे कौन से? मद्रास, जैसे तेलुगु बोलने वाले, जैसे कन्नड़ बोलने वाले। ये इन सभी राज्यों में मांग उठने लगी कि भारत
के राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया जाए, और पुनर्गठन करने का आधार क्या होना चाहिए? भाषाई आधार होना चाहिए। आजादी से पहले कांग्रेसी भी क्या कर रहे हैं कि यदि भारत आजाद होगा तो हम कैसे आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। मांग भी वैसी होने लगी। ठीक है, यानी कांग्रेसी भी पक्ष में, और दक्षिण के भाषा भाषी राज्य भी ये मांग कर रहे हैं। मांग मान लेनी चाहिए किसको? कांग्रेसियों को। लेकिन कांग्रेसियों ने मांग नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, सोचो। जिस बात को लेकर हम समर्थन दे रहे हैं, मान लो हम, मेरी बात है, ठीक है, क्लास में हम कह रहे हैं, तुमने बोला कि सर क्लास की टाइमिंग 9 बजे होनी चाहिए। आज से 3 महीने पहले हमने भी कहा था कि क्लास की टाइमिंग कितने बजे हो? 9 बजे हो। आज तुम मांग उठा रहे हो, यानी समर्थन में हम भी थे कि 9 बजे टाइमिंग हो जाए, समर्थन में तुम भी। फिर भी हम तुम्हारी बात को क्यों नहीं मानेंगे? कुछ वजह होंगी, होंगी। वो वजह क्या है? इसी तरह यहां समझो, वो वजह क्या क्या हो सकती है इस समय, क्या क्या वजह है। दिमाग लगाओ, अभी आंसर निकल आएगा। समय कब का? 1947। एक तरफ दक्षिण भाषा भाषी क्या मांग कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो? पुनर्गठन हो। ये मांग कैसी है? जायज है? जायज है? अरे हाँ, जायज है। जिसका पक्ष पहले आजादी से पहले भी कौन कर चुके हैं? कांग्रेसी और कई स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन समझो इस समय क्या स्थिति है। क्या भारत में सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं? है ना? क्या भारत में देशी रियासतों को एकीकृत करने की बात हो रही है? हो रही? क्या भारत में औपनिवेशिक विलय की बात हो रही है? क्या भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगाई हुई है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो वही बात हो गई कि घर में आग लगी है और पड़ोसी कह रहा भाई साहब एक चाय पिला दो। लतियाओगे कि नहीं लतियाओगे? पहले ये सुलझाओगे कि वो सुलझाओगे? ये सुलझाओगे। तो भारत के सामने विकट समस्याएं कौन सी थी? जैसे सांप्रदायिक दंगे, जैसे देशी रियासतों को एकीकृत करने की बात, जैसे भारत से अंग्रेज चले गए, ब्रिटिश कंपनियां चली, कई सारी विदेशी कंपनी चले गए, लेकिन उन्होंने अभी भी औपनिवेश बना रखा है। तो इनको मिलाना है भारत में कि इसको बात करनी है? द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है? बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर करना है कि ये करना है? वो वजह, वो मांग जायज है, लेकिन क्या किया गया? भारतीय नेताओं ने इस मांग को क्या कर दिया? टाल दिया कुछ समय के लिए। टालोगे क्यों? टालने के पीछे कारण पहले ये, उसके बाद ये। इनकी बात को टालने के लिए एक समिति का गठन किया। किसने? भारत सरकार ने। जिसका नाम क्या है? पहली समिति एस के धर कमेटी। बात को टालोगे तो कोई आधार तो दोगे। क्या 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 कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, एक समिति का गठन किया है, समिति जो रिपोर्ट देगी हम उसके हिसाब से आपके भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे। जून 1948 किसका गठन कर दिया गया? एस के धर कमेटी का। एस के धर कमेटी के अध्यक्ष, ठीक। इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए।
कमेटी का गठन किसने किया? भारत सरकार ने। उद्देश्य क्या है? इनकी मांग को कुछ समय के लिए टाल देना। तो टालने के लिए झुंझुना देंगे ना, यही वो झुंझुना है। कौन सा झुंझुना? बात को टालने का। एसके धर कमेटी के नाम से। कब बना? जून 1948 में ये कमीशन बना, जिसने अपनी रिपोर्ट क्या दी कि राज्यों के जो ये दक्षिण भाषा भाषी राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, जिनका आधार क्या है? भाषाई। इस भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कहीं ना कहीं दक्षिण भाषी राज्यों की मांग जो हो रही थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। जैसे मांग ठुकराएंगे फिर से आंदोलन होगा। हुआ। अपनी मांग जब इनकी अस्वीकृत हो गई तो विरोध पुनः शुरू हो गया। कौन कर रहा है? दक्षिण भारतीय भाषा भाषी राज्य। जब मांग ठुकरा दी गई तो उन्होंने विरोध करना फिर से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फिर इस विरोध को दबाने के लिए, टालने के लिए भारत सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया। क्या नाम है? जेवीपी कमेटी। पहला कमेटी कौन सी बनी? एसके धर। उसने राज्यों को भाषाई आधार पर बांटने की बात की। उसने मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था से होना चाहिए। जैसे ही दक्षिण भाषी राज्यों की मांग को ठुकरा दिया गया, दक्षिण भाषी राज्यों ने फिर से क्या कर दिया? विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध को फिर से दबाने के लिए, शांत करने के लिए भारत सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या है? जेवीपी कमेटी। कब बना? दिसंबर 1948। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इस जेवीपी में कितने सदस्य? नेहरू साहब, पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया, जिसमें नेहरू क्या थे? अध्यक्ष। रिपोर्ट कब बनाई? दिसंबर 1948। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? अप्रैल 1949। यहां तक समझ में आया? 1949 में रिपोर्ट क्या आई देखो। पहली इसने भी क्या कर दिया? बल्कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, इसने कहा, किसने? जेवीपी कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट के दूसरे बिंदु में कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन से पहले भारत की एकता और अखंडता तथा प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता की ओर ध्यान देना चाहिए। जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट कब आई? अप्रैल 1949। रिपोर्ट में पहला बिंदु क्या कहा इसने? कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। दूसरा, भाषा के आधार पर पुनर्गठन से पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि देशी रियासतें आपस में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी भारत में।
हमें देखना है कि जो औपनिवेशिक विलय होना है सही से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें देखना है जो भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा आ गई वो सही चल रही कि नहीं चल रही है। तो पहले इसके करने से पहले हमें क्या करना है, इन पर ध्यान देना है। तीसरा बिंदु था यदि विरोध, विरोध कौन सा, जो दक्षिण भारत में चल रहा है, यदि विरोध व्यापक स्तर पर होता है तो भाषाई आधार के साथ साथ यदि विरोध होता है, यदि विरोध कैसा है, व्यापक स्तर पर होता है तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। सोचो इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है। दक्षिण भाषी राज्य कर रहे हैं वो पुनर्गठन की मांग, कौन से, मद्रास, तेलुगु, और ये मद्रास है, तमिलनाडु और कन्नड़, केरल, यही राज्य कर रहे हैं तीन। भारत में है कितने राज्य, अरे उस समय 14 16 थे। तो क्या ये विरोध व्यापक स्तर पर है, क्या कहा, यदि विरोध व्यापक स्तर पर होता है तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। ये बहुत तेज थे, कौन, ना विरोध व्यापक स्तर पर होगा और ना ही पुनर्गठन होगा, ज्यादा बड़े स्तर, ब्रॉड स्तर पर। विरोध कर कौन रहा है, मांग कौन कर रहा है, तीन लोग। तो क्या मांग व्यापक स्तर पर हो रही है, व्यापक स्तर का मतलब यूपी भी करे, राजस्थान भी करे, बिहार भी करे, और गुजरात भी करे, और पश्चिम बंगाल भी करे। तो क्या ये सब मांग कर रहे हैं, मांग कर कहां से उठ रही है, सिर्फ तीन राज्यों से। कम से कम होना चाहिए, व्यापक स्तर पर होना चाहिए। तो क्या कहा नेहरू ने, व्यापक स्तर पर होगा तो देखा जाएगा, ना ही व्यापक स्तर पर होगा ना ही देखा जाएगा। लेकिन उनकी बात उल्टी हो गई, देखो क्या हुआ। जेवीपी कमेटी के बाद, यानी जेवीपी कमेटी ने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जैसे ही जेवीपी कमेटी ने मार्केट पे आई, मार्केट मतलब भारत में सर्कुलेट हुई, मद्रास के राज्य ने भयानक से व्यापक विद्रोह शुरू कर दिया। और एक नेता है मद्रास के, बड़े कांग्रेसी नेता, बहुत बड़े, ठीक है, कांग्रेसी विचारधारा, भारत के स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित, जिनका नाम क्या है, क्या नाम है, पोट्टू श्रीरामल्लू। कहाँ के हैं, मद्रास के। जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब उन्हें लगा कि अब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो क्या किया उन्होंने, आमरण अनशन कर दिया। ठीक, किसने, पोट्टू श्रीरामल्लू। आमरण अनशन का मतलब समझे क्या होता है, आमरण अनशन मतलब या तो मर जाएंगे या मांग पूरी हो जाएगी, इन दो के अलावा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा, किसने, पोट्टू श्रीरामल्लू ने। ठीक, बैठ गए। 58 दिन के बाद भूख भूख प्यास सब त्याग दी। 58 दिन बाद पोट्टू श्रीरामल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब सोचो इनकी मृत्यु, इनके चाहने वाले कहां पर, मद्रास, पूरा मद्रास विरोध में शामिल। पूरे मद्रास में क्या हो गया, हिंसक विरोध हो गए, आगजनी, हिंसा, हर जगह हाहाकार। अब बताओ सरकार के पास कोई विकल्प बचा, जैसे मांग ठुकरा दी, कौन बैठ गया आमरण अनशन पर। अब सरकार के पास क्या विकल्प,
सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता, क्या रास्ता? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। कहां से निकाल के? मद्रास से अलग किया गया आंध्र प्रदेश 1953, 1 अक्टूबर। विरोध को शांत करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम 1 अक्टूबर 1953 से एक नए राज्य का पुनर्गठन करेंगे जो भाषा के आधार पर होगा, जो मद्रास से अलग होगा और जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जैसे मांग हुई, ये शांत हो गए। अब जब तुमने एक की मांग मान ली है तो सभी की मांग माननी पड़ेगी। और धीरे धीरे अब राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या हो गया? यानी पहला बन गया ना भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953। जब आपने एक राज्य की मांग पूरी कर ली तो बाकी राज्यों की मांग को आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? करनी पड़ेगी। भाषा के आधार पर पुनर्गठन बना और एक नया आयोग बना जिसका नाम क्या है? एक आयोग का गठन किया गया जिसके सदस्य फजल अली, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे के.एम. पनिक। फिर सरकार ने एक आयोग का गठन किया और इनसे कहा कि अब आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की व्यवस्था के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत करें। कब बना? जिसके अध्यक्ष कौन है? फजल अली। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। बाकी दो सदस्य कौन है? हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पनिक्कर। तीनों आयोग याद होने चाहिए आपको और आयोग के तीनों नाम। जेवीपी में कितने सदस्य? नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। फजल अली आयोग में कितने सदस्य? 3। ये अध्यक्ष, बाकी दो कौन? सरकार ने गठन किया ना। सरकार ने गठन क्यों किया? जेवीपी आयोग का गठन क्यों किया गया था? ताकि मांग को टाल सके। एसके धर आयोग का गठन क्यों किया गया? ताकि मांग को टाल सके। अब जब मांग टालते टालते एक समय आया, क्या? पोट्टू श्री रामलू, जब वो 58 दिन के अनशन के बाद मर गए तो सरकार के पास कोई विकल्प बचा? अब सरकार को उनकी मांग माननी ही थी और तुरंत घोषणा कर दी कि 1 अक्टूबर 1953 से भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन होगा जिसका नाम क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जैसे ही मांग मानी गई, मद्रास में विरोध शांत हुआ। अब जब एक राज्य की मांग मानी गई तो बाकी राज्य क्या मुंह हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? वो भी मनवाएंगे। उन राज्यों का आधार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या है? फजल अली आयोग। जिसके कितने सदस्य? 3। फजल अली, दूसरा हृदयनाथ कंजरू, तीसरा के.एम. पनिक्कर। तो जब आयोग बना तो रिपोर्ट भी आएगी। आएगी तो रिपोर्ट देखो क्या क्या आई। पहला कि भाषा तथा संस्कृति के आधार को ध्यान में रखते हुए भारत की एकता, अखंडता, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, दोनों एक ही हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सेप्ट कर लिया ना कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर? भाषा और संस्कृति के आधार पर। इसके आधार को ध्यान में रखो, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना? भारत की एकता, अखंडता भी दिक्कत ना हो, प्रशासनिक दक्षता भी सही रहे और वित्तीय व्यवस्था। यानी फजल अली आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन करते समय किन बातों को ध्यान में रखने की बात कही? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी किसी भी राज्य को अगर पुनर्गठन करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये 5 बातें।
आज तक जो भी कोई भी राज्य बनता नया, राज्यों का पुनर्गठन का आधार कौन है, कौन सा आयोग है? इसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कोई भी राज्य आज भी बनता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, और चाहे वो तेलंगाना हो। अगर राज्य बनना है तो सिफारिशें किसकी काम करेंगी? फजल अली। दूसरी रिपोर्ट क्या दी इन्होंने? दूसरा, राज्यों को 4 श्रेणी से निकालकर एक सूची में डालना चाहिए, एक सूची में शामिल करना चाहिए। अंग्रेज भारत के राज्यों को 4 भागों में बांट गए थे, कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। ये सब राज्य थे जो इनकी संख्या कितनी थी? 27। और डी डी वाली श्रेणी में कौन सा राज्य था? अंडमान और निकोबार। फजल अली ने क्या कहा? इन सबको एक साथ मिला लो और सभी राज्यों को किस में डालो? एक लिस्ट में। समझ में आया? जो पुनर्गठन का आधार होगा वो मतलब बिखराव में नहीं होगा। कैसा होगा? एक सूची होगी, सूची में उनके नामों का उल्लेख होगा। दूसरी समझ में आई? आया? तीसरी रिपोर्ट का देखो क्या हुआ। फजल अली ने कहा एक भाषा एक राज्य की जो संकल्पना है उसको नहीं माना। क्यों? फजल अली कह रहे हैं कि एक भाषा एक राज्य वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? सोचो, क्या भारत में ऐसा कोई राज्य है जहां पर पूरे राज्य में सिर्फ एक भाषा बोली जाती हो? तो कैसे बांटोगे यार? एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करेगा भारत में? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भारत में बहुभाषी लोग रह रहे हैं। रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? यहाँ पे कोई गुजराती बोलने वाला मिल जाएगा तो बगल में मराठी, आगे पंजाबी, और आगे कन्नड़, तेलुगु, तमिल। यानी राज्य, एक राज्य में कई भाषा के लोग रह रहे हैं ना। तो एक राज्य एक भाषा एक राज्य के आधार पर क्या राज्य को पुनर्गठन किया जा सकता है? नहीं। यानी ये संकल्पना को फजल अली आयोग ने क्या कर दिया? पूरी तरह से मना कर दिया। चौथी शर्त देखो क्या है। हाँ समझो। यदि किसी राज्य में 70% या उससे अधिक संख्या में कोई भाषा बोली जाती है तो उसे एक भाषी राज्य बनाया जा सकेगा। चौथी शर्त क्या बोली उसने? फजल अली ने कहा ने यदि किसी राज्य में भाषा बोलने वालों की संख्या 70% या उससे अधिक है तो उस राज्य को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? एक भाषी राज्य। इसका उल्टा अर्थ सोचो। मान लो 70% की जनसंख्या से कम कोई और भाषा बोल रहा है तो मान लो रेशियो दो भाषाओं में, एक 60% और एक 40%, तब क्या करोगे? 70% से अधिक कैसे? मान लो कोई राज्य है ये बंबई, जो बंबई महाराष्ट्र और गुजरात में बटा। पहले क्या था? बंबई। बंबई में महाराष्ट्र भी था और गुजरात भी था। सोचो, यहां पर 60% लोग मान लो मराठी बोल रहे हैं और 40% लोग गुजराती। तब क्या इस आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो सकता था? शर्त क्या है? 70 यहां पर। या और छोड़ो, आप यूपी को बांटना चाहो, ये यूपी है। यूपी में 60% लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी। और 40% लोग कोई और बताओ भाषा। भोजपुरी। क्या बंटवारा हो सकता है? ऐसी स्थिति में एक राज्य एक भाषी राज्य बनेगा क्या? ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? द्विभाषी राज्य। यदि
दूसरी भाषा बोलने वालों की संख्या 30% से अधिक है, तो उस राज्य को क्या बनाया जाएगा? उस राज्य को द्विभाषी राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, कितने लोग, कितनी शर्तें आ गई फजल अली में? कितनी आ गई? पहली शर्त क्या थी कि भाषा और संस्कृति के साथ साथ राज्यों के पुनर्गठन के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? भारत की एकता, अखंडता, प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? राज्यों को 4 श्रेणी से निकालकर एक सूची में शामिल कर दो। तीसरा पॉइंट, एक भाषा एक राज्य की संकल्पना को सिरे से नकार दिया। किस आयोग ने? फजल अली आयोग ने। चौथा, यदि किसी राज्य में 70% या उससे अधिक संख्या में कोई भाषा बोली जाती है तब उसे एक भाषी राज्य बनाया जाएगा। पांचवी शर्त, यदि दूसरी भाषा बोलने वालों की संख्या 30% से अधिक है तो उस राज्य को क्या बनाया जाएगा? द्विभाषी राज्य। कितनी शर्त हो गई? 5। और छठी और लास्ट, बंबई और पंजाब राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। कितनी शर्तें? 6। किसको माना किया? बंबई और पंजाब। जाके पेपर देखना और पूछा गया है कि किन राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, तो आंसर क्या है? बंबई और पंजाब। पंजाब से हरियाणा निकला ना, चंडीगढ़ भी निकला है। क्या उनका गठन भाषा के आधार पर हुआ है? किस आधार पर? तो जब भाषा के आधार पर नहीं होगा तो किस आधार पर होगा? अरे भाई साहब, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 800 केंद्र शासित। उनमें से सिर्फ 2 राज्य हैं जिनका राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना करके किसके आधार पर किया गया? बाकी समस्त राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। ठीक, आगे आए। और फजल अली आयोग के बाद भारत की सरकार ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया और कितने राज्य बना दिए? 16 राज्य और 3 यूटी, जो वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए? 28 राज्य और 8 यूटी। समझ में आ गया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, मांग किसकी हुई? भाषा के आधार पर। लेकिन हमें क्या करना था? इस मांग को पूरा करने से पहले हमारे पास कई सारी चुनौतियां थी। हम उनसे लड़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे? तो इन चुनौतियों से लड़े। चुनौतियों में कई सारी चुनौतियां, उनको सुलझाया और इनको झुंझुना देते हुए पहला आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या है? एस.के. धर आयोग 1948, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर जैसे ही मांग ठुकरा दी गई, फिर से एक बार विरोध होगा, विरोध को फिर शांत किया गया और एक नए आयोग का गठन किया गया जिसका नाम जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी एस.के. धर वाली बातों को रिपीट किया और राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जैसे ही जेवीपी कमेटी की रिपोर्टें भारत में फैली, मद्रास राज्य में क्या हुआ? एक भाई थे जिनका नाम पोट्टू श्री रामल्लू, पोट्टू श्री रामल्लू, इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी कि या तो जब तक मांग पूरी होगी नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और 58 दिनों के बाद इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जनता उग्र हो गई, हिंसक विरोध करने लगी। इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी कि हम भारत के राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करेंगे
और पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के नाम से अस्तित्व में आ गया। जो पहले मद्रास का भाग था, अब वो क्या हो गया, अलग हो गया, जिसकी वजह से मद्रास में फैली हिंसा क्या हो गई, कम हो गई, शांत हो गई। और अब पूरे राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए एक नए आयोग का गठन हुआ, जिसका नाम क्या है, फजल अली आयोग, जिसके 3 सदस्य, पहला फजल अली, दूसरा हृदय नाथ कुंजरू और चौथे के.एम. पनिक्कर। और उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में 6 बिंदु, उन 6 बिंदु के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया। ठीक, एक लिस्ट, उसको आप एक बार देख लें और ये आपका टॉपिक हमेशा के लिए खत्म। और उसके बाद क्या हुआ, बारी बारी से 7वें संविधान संशोधन के बाद, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद पहला राज्य कौन बना, महाराष्ट्र गुजरात 1960, नागालैंड 1962, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1970, मेघालय त्रिपुरा 1971, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1986, गोवा 1987, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 2000 और तेलंगाना 14। ठीक है, वर्तमान में कितने, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। ठीक, बाकी कल